नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में मैं आपको यानी पार्ट 2 में जितना भी हमने कवर किया था उसी के जस्ट आगे हमारे आज सेशन होने वाला है। आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका जो प्रोडक्ट मेथड है उसके द्वारा आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं और वहाँ पर आपने देखा था कि आपका अंतिम वस्तु एवं सेवाएँ क्या होती थी। पिछले एग्जाम्पल्स यानी लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था। आज के सेशन में मुझे कुछ आगे आपको लेकर चलता हूं और आज के सेशन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अंतिम वस्तु और सेवाओं को देखेंगे और वहां पर आपने मार्केट प्राइस यानी आपने वहां पर बाजार मूल्य की बात करी थी और साथ ही साथ घरेलू की बात की थी। ठीक है, यानी जीडीपी को आज हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करके आपको बताने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अपने उस मॉडल को यहाँ पर लिख लेते हैं जिस मॉडल को हमने पिछले वाले लेक्चर में छोड़ दिया था। यानी पिछले वाले लेक्चर में जहाँ से मेरा एंड हुआ था आज का लेक्चर उसी के आगे जस्ट होने वाला है। तो ध्यान से समझिए, मैंने आपको ये बताया था कि एक मॉडल लिया था। उस मॉडल में मैंने क्या लिया था कि एक फार्मर था यानी एक किसान था, वो फिलहाल 100 रुपये के बराबर वो गेहूँ का प्रोडक्शन कर रहा था। यानी गेहूँ का उत्पादन वो 100 रुपये के बराबर कर रहा था और उसके बाद बेकरी वाला आता है और मंडी में 50 रुपये का गेहूँ चला जाता है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, उसमें हुआ था कि यहाँ पर कोई किसान था। वो किसान फिलहाल के लिए गेहूँ का उत्पादन कर रहा था, और कितने रुपए के बराबर था गेहूँ? 100 रुपये के बराबर। और उसमें से गेहूँ को 50 रुपये के बराबर वो मंडी में पहुँच गया था। कहाँ चला गया था? मंडी में। और उसके बाद 50 रुपये का जो गेहूँ है वो डायरेक्ट बेकरी वाले ने ले लिया था। गेहूँ को 50 रुपये के बराबर बेकरी वालों ने ले लिया अपने पास और मंडी में जो है वो 50 रुपये के बराबर गेहूँ चला गया। आगे क्या हुआ था कि इस बेकरी वाले ने 50 रुपये का जो गेहूँ खरीदा था उससे 500 रुपये के बराबर ब्रेड तैयार किया। 500 रुपये के बराबर क्या तैयार किया? ब्रेड तैयार किया। अब फर्दर क्या हुआ कि इस 500 रुपये का जो ब्रेड तैयार हुआ है इसमें से जो 300 रुपये का ब्रेड है वो कहाँ चला गया? डायरेक्ट मार्केट में चला होगा सेल होने के लिए। मार्केट में ये गया, यहाँ पे मार्केट में जाने पर ये सेल हो गया और हमारे और आपके द्वारा यानी जो भी कंज्यूमर हैं उनके द्वारा ये खरीद लिया गया। अब आगे जो 200 रुपये का जो ब्रेड है यानी बचा 200 रुपये का ब्रेड। अब ये जो 200 रुपये का ब्रेड है ये आगे फर्दर किसी रेस्टोरेंट वालों ने इसको खरीद लिया। किसने खरीद लिया इसको? रेस्टोरेंट वाले ने खरीद लिया। अब इस 200 रुपये का जो ब्रेड है आपका, जिसको रेस्टोरेंट वाले ने खरीदा है, उससे इन्होंने 1000 रुपये का क्या बना दिया? सैंडविच बना दिया। अब ये मॉडल था आपका। बेसिकली इसमें गेहूं किसी किसान ने पैदा किया 100 रुपये के बराबर, 50 रुपये का गेहूं बेकरी वाले ने ले लिया और 50 रुपये का गेहूं मंडी में चला गया। और ये आपका क्या होता था? ये आपका अंतिम वस्तु होती थी यानी फाइनल गुड्स। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं फाइनल। ये आपका हो गया फाइनल। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट मंडी में आया यानी मार्केट में आया और हमारे और आपके द्वारा ये खरीदा जाता है। और जो भी वस्तु डायरेक्ट मार्केट में सेल होने के लिए आती है और किसी कंज्यूमर के द्वारा इसको डायरेक्ट ही परचेज कर लिया जाता है यानी खरीद लिया जाता है, वो वस्तु यानी वो गुड्स या वो प्रोडक्ट आपका फाइनल होता है यानी अंतिम होता है। और जो अभी यानी जो भी गुड्स, जो भी वस्तु अभी मार्केट में नहीं आई हुई है यानी अभी वो उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है यानी प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है ना उसका हिस्सा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको बोलते हैं मध्यांतर वस्तु। ठीक है, यहाँ पर 50 रुपये का जो गेहूं है बेकरी वाले ने जो लिया हुआ है ये तो डायरेक्ट मार्केट में सेल होने के लिए आई नहीं है, इसीलिए ये जो 50 रुपये का गेहूं है ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें ब्रेड की, तो ब्रेड यहाँ पर 500 रुपये का जो तैयार हुआ है, तैयार होने के बाद 300 रुपये का ब्रेड मार्केट में डायरेक्ट ही आ गया है जिसको हम आप लोग खरीदते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी आपका अंतिम वस्तु हो जाएगी। और यहाँ पर जो 200 रुपये का ये आपका ब्रेड है, इस 200 रुपये का जो ब्रेड रेस्टोरेंट वालों ने खरीदा हुआ है ये तो डायरेक्ट मार्केट में तो आया नहीं है, ये किसी रेस्टोरेंट वालों ने खरीद करके 1000 रुपये का सैंडविच बनाया है। तो यहाँ पर आपका जो 200 रुपये का ब्रेड आपको दिख रहा है ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी यानी मध्यांतर वस्तु हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट वालों ने खरीद के 1000 रुपये का सैंडविच बनाया हुआ है ये आपका डायरेक्ट ही मार्केट में आएगा और यहाँ पर सेल हो जाएगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपका फाइनल हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर जीडीपी निकालनी है तो जीडीपी आपकी अब हो जाएगी जीडीपी।
मैंने परिभाषा में क्या बताया था कि किसी वित्तीय वर्ष में, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। यहाँ पर आपने देखा कि ये आपकी अंतिम है, ये आपकी अंतिम है और आपका ये अंतिम है। मतलब कि डायरेक्ट मार्केट में जो भी वस्तु आएगी सेल होने के लिए, जिसको हम और आप लोग खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, वो वस्तु आपका अंतिम वस्तु हो जाती है। और आपको जीडीपी की गणना करने में आपने यहाँ पर देखा था कि सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है वो आपका जीडीपी होता है। तो ये आपका बाजार मूल्य है, यानी अंतिम वस्तु है और ये मार्केट में बिकने के लिए आई है, तो ये आपका अंतिम मूल्य और साथ ही साथ क्या हुआ, बाजार मूल्य है। यानी इतने रुपए दे करके आप मार्केट में इस वस्तु को परचेज करेंगे, खरीदेंगे। इसीलिए अगर हम इनको और इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारी जीडीपी का गणना हो जाएगा, यानी जीडीपी हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। 50 रुपये ये हो गया, 300 रुपये का ये हो गया और प्लस 1000 रुपये का ये हो गया। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 1350 रुपये। कितना हो जाएगा, 1350 रुपये। ये जो 1350 रुपये है यही आपका जीडीपी निकल के आता है। यही आपका क्या निकल के आता है, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद निकल के आता है। अच्छा, आपने ये अंतिम और मध्यांतर वस्तु का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आपको समझना है घरेलू। इसमें एक शब्द आया डोमेस्टिक। अब उस डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है, अब उसको हम समझते हैं। डोमेस्टिक यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा हम, घरेलू। हम बात करते हैं घरेलू, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक। देखने में ये शब्द आपको छोटा सा लग रहा होगा, ये लग सकता है, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। यानी इसके मायने क्या हैं, बड़े हैं। इसका जो दायरा है वो बड़ा है। इसी को आपको समझना है कि हमारा जो घरेलू है वो कहाँ तक है। यानी अगर हमें जीडीपी की गणना करनी है, वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य है उसकी गणना करनी है, तो हमें कहाँ तक की जो सेवाएं या वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं वो कितने दायरे तक हैं जहाँ पर उनकी हम गणना कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें आपका क्या आएगा, एम्बेसीज। आपका यहां पे आ जाएगा एम्बेसी। ये आपका क्या है, एम्बेसी है, यानी जिसको बोलते हैं दूतावास। अब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि अपने इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग किसी फॉरेन कंट्री में जा करके वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर रहने पर उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी होती है देश को लेकर के या बॉर्डर को लेकर के, तो उनके फेवर में हो, यानी उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए एक देश का जो एम्बेसी होता है वो दूसरे देश में जाकर के स्थित होता है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में हमारे इंडियन बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की अगर उनको प्रॉब्लम होती है देश से संबंधित, तो वो अपने एम्बेसी में जा करके वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर एम्बेसी की बात करें तो एम्बेसी में जो भी यहाँ पर सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो आपके जीडीपी में गणना की जाएंगी। मतलब यहाँ पर जितनी भी सेवाएं होंगी, जितने भी यहाँ पर पैसे होंगे, कैलकुलेशन होगा मनी का, पैसे का, तो सब कुछ आपकी जीडीपी में यानी इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा। उसके बाद पहला चीज़ तो ये रहा एम्बेसी। आगे हम बात करें दूसरा, एम्बेसी हो गया, उसके बाद आर्मी बेस। आर्मी बेस, ये आर्मी बेस क्या होता है, जैसे आपको पता है कि इंडिया का आर्मी पाकिस्तान में या इंडिया का आर्मी अमेरिका में है, वहाँ पर एक अपना सैन्य अड्डा बना करके रखते हैं। आर्मी बेस का मतलब सैन्य अड्डा। वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, इंडिया के सैनिक अमेरिका में या किसी और फॉरेन कंट्री में रहते हैं। तो वहाँ का जो भी प्रोडक्शन होगा या वहाँ पर जो भी सर्विसेज की जाएंगी, उन सर्विसेज का जो भी प्राइस होगा, उन सर्विसेज का जो भी वो पैसा कमाएंगे, जो भी कुछ होगा, वो आपकी जीडीपी में शामिल होगा। यानी आर्मी बेस का जो भी पैसा होगा वो आपका शामिल होगा। उसके बाद अगले हम बात करें, पहला आपका एम्बेसी हो गया, दूसरा आपका आर्मी बेस हो गया और तीसरा आपका बाइलैटरल एग्रीमेंट होता है। बाइलैटरल एग्रीमेंट, ये क्या होता है? जैसे आपको पता है बाइलैटरल एग्रीमेंट को हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि रसिया में कोई प्लेस है और रसिया में कोई प्लेस है और रसिया यानी रूस वालों को ये लगता है कि ये प्लेस हमारे लिए सही नहीं है, मतलब हमारे ये प्रोडक्टिविटी का काम नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बेवजह से पड़ा हुआ है। तो ये उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ अपने देश से कोई भी फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर जाए और वहाँ पे बात करके आए,
और फिर रूस वाले ये बोले कि ठीक है, हमारी ये किसी काम में नहीं है, आपको अगर लगता है कि आपके लिए प्रोडक्टिविटी है, यानी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। तो यानी अगर दो देश किसी भी जगह के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए अगर एग्री होते हैं, उनका एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है, आप इस प्रोडक्ट पर या इस वस्तु पर या इस जगह पर आप जो भी करना चाहते हैं वो कर लीजिए, तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन या जो भी सर्विसेज की जाएंगी, उनका जो मॉनेटरी टर्म होगा, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा, वो आपका बायलैटरल एग्रीमेंट में आएगा, और वो भी जो पैसा होगा वो जीडीपी में आपके शामिल होगा, यानी इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गया। अगला हम बात करें अगर, तो आपका आता है 12 यानी 12 नॉटिकल मील, भारतीय प्रायद्वीप से 12 नॉटिकल मील पानी में। जैसे आपको पता है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ, 12th नॉटिकल मील, NM का मतलब नॉटिकल मील, फ्रॉम इंडियन पेनिनसुला, मतलब कि जो भारतीय प्रायद्वीप है, ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये मैं भारतीय प्रायद्वीप नीचे से बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, ये आपका भारतीय प्रायद्वीप वाला पार्ट है, और इसके इस साइड में 12 नॉटिकल मील पानी में, और इसके भी नीचे यहां भी 12 नॉटिकल मील, और इधर भी 12 नॉटिकल मील, यहाँ भी। इन सब एरियाज में जितने भी मात्रा में आपका वस्तु का प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी सामान को बनाया जाएगा या बेचा जाएगा, जो कुछ भी होगा, 12th नॉटिकल मील इस साइड में, और 12th नॉटिकल मील इस साइड में, और 12th नॉटिकल मील इस साइड में पानी में, यहाँ पर 12 नॉटिकल मील यहाँ पे, यहाँ भी, इस एरियाज में जितने भी आपके वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाएगा, वो सब आपकी इंडिया की जीडीपी में शामिल की जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करें, चौथा हो गया, इसके बाद हम पांचवें की बात करें, या जियोग्राफिकल बाउंड्री। ये आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री होती कहाँ तक है, पहले तो आप इसको समझ लीजिए। आपको पता है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, ये सब जितने भी एरियाज हैं आपके, मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है रफ बन जाए। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये लेंथ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये टोटल एरियाज आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री हो जाती है। यहाँ तक कि जितनी भी मात्रा में आपकी प्रोडक्शन सर्विसेज होंगी, उनका जो मार्केट प्राइस होगा वो आपकी यानी इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, यानी इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ तक ये आपके लिए जियोग्राफिकल बाउंड्री, और ये आपका ये इतने सारे हैं, मतलब कि अगर हम 1 को मिला लेंगे, 2 को मिला लेंगे, 3 को, और 4 और 5, इन सभी को अगर हम मिला लेंगे तो आपका ये हो जाएगा इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी आर्थिक सीमा हो जाएगी। और जहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इससे बड़ा कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक बाउंड्री है। इकोनॉमिक बाउंड्री आपकी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आप एम्बेसी को भी ले रहे हो, आर्मी बेस को भी ले रहे हो, बायलैटरल जो एग्रीमेंट होता है उसको भी ले रहे हो, यानी आप फॉरेन कंट्री में जाकर के वहाँ पे अपने प्रोडक्शन कर रहे हो, और उसके साथ ही साथ 12 नॉटिकल मील फ्रॉम इंडियन पेनिनसुला, यानी इसके आप पानी में भी इसका प्रोडक्शन कर रहे हो, यानी सर्विसेज दे रहे हो। इन सबको मिला करके आप देख रहे हैं कि आपका जो इकोनॉमिक आपका टेरिटरी है, या इकोनॉमिक जो आपकी बाउंड्री है, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल बाउंड्री से ज़्यादा है। उम्मीद है कि आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्री समझ में आई होगी, और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक बाउंड्री जो है वो भी समझ में आ गया होगा। ये रही। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और समझनी है। आपका यानी जो जीडीपी है, मैंने आपको बताया कि किसी भी देश में या किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, ये आपका जीडीपी होता है। अब आपको एक चीज़ समझना है कि आपके इंडिया में जितने भी मात्रा में आपका प्रोडक्शन होगा, अब वो चाहे प्रोडक्शन आपका कोई इंडियन करे या कोई फॉरेनर करे, बेसिकली आपको समझना ये है यहाँ पर कि उत्पादन कहाँ होना चाहिए, आपके इंडिया में होना चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं होना चाहिए। कंडीशन यही है आपकी कि आपके इंडिया में ही, यानी भारत में ही अगर कोई भी प्रोडक्शन या सर्विसेज हो रही हैं तो वो आपकी जीडीपी में कैलकुलेट की जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन कर रहा है,
मतलब समझिए, ऐसे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी ये आपका क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये आपका घरेलू सीमा है। और इस घरेलू सीमा में आपके प्रोडक्शन हो रहे हैं। अब ये प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि आपका ये फॉरेनर कर रहा हो, यानी एफ कर रहा हो, यहाँ पे एफ लिख देते हैं और यहाँ पर हम आई लिख देते हैं, ठीक है। एफ का मतलब फॉरेनर और आई का मतलब क्या होता है, इंडियन। अब आपके बेसिकली आपके देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि केवल आपके इंडिया वाले ही आपका प्रोडक्शन करें, फॉरेनर भी बहुत सारे आते हैं अपने इंडिया में, बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को बनाते हैं और बना करके बेचते हैं। आपने बहुत सारे कंपनी का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ज़रूरी ये नहीं है कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ज़रूरी ये है कि आपका जब जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जीडीपी का मतलब यही होता है कि जितने भी मात्रा में आपकी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, और उसका बाजार मूल्य क्या होता है, आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। और उसमें से जो भी कॉन्सेप्ट था आपके समझ में आ गया होगा कि अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का क्या मतलब है, और साथ ही साथ आपका जो घरेलू सीमा है वो कहाँ तक आता है, और प्रोडक्शन कहाँ पे होना चाहिए, प्रोडक्शन कहाँ पर होना चाहिए, कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फॉरेनर भी आकर के प्रोडक्शन का कर रहे हैं, यहाँ इंडियन भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर जा करके प्रोडक्शन का काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन जो इंडिया से बाहर जा करके वहाँ पर काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ की जो जीडीपी होगी वो वहाँ के जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, भले ही वो इंडियन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, उनके घरेलू सीमा में हो रहा है, उनके देश में हो रहा है, इसलिए जो भी वो प्रोडक्शन काम करेंगे उसके द्वारा जो भी मनी मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा, मार्केट प्राइस, वो वहाँ की जीडीपी में कैलकुलेट की जाएगी। और यहाँ के लिए कोई अगर फॉरेनर अपने इंडिया में आके कर रहा है तो वहाँ का जो पैसा वो कमाएगा, जो भी प्रोडक्शन करेगा, वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट की जाएगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, जीडीपी की एक परिभाषा बनती है, मैंने आपको बताया है कि जितने भी वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का जो बाजार मूल्य है वो क्या होता है, आपकी जीडीपी होती है। मान लीजिए कि अभी के लिए फिलहाल क्यू क्या है, वस्तुएं एवं सेवाओं की अंतिम मात्रा है, और प्राइस आपकी कितनी है, पी है। तो इस हिसाब से जीडीपी की एक डिफिनेशन यानी एक परिभाषा बन जाती है, जीडीपी इक्वल टू क्यू इंटू पी। क्यू क्या है, वस्तुएं एवं सेवाओं की मात्रा है, यानी कितनी वस्तुएं एवं सेवाएं बनाई जा रही हैं, और पी क्या है आपका, ये प्राइस है। अगर हम जितनी भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं और उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जीडीपी निकल आएगा, ठीक है ना। अब समझती है, आगे समझिए। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, एक कॉन्सेप्ट आप देखे होंगे, न्यूज़ में आता है, बेसिकली लगभग आप देखते होंगे अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे, उसमें एक शब्द लिखा होता है GVA, ठीक है, GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब इस चीज़ को समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो किसान गेहूं को पैदा कर रहा था 100 रुपये के बराबर, अब ये कुछ ना कुछ लागत लगा करके बनाया होगा, ऐसा तो है नहीं गेहूं को बस जादू किया ऐसे गेहूं आ गया, इसके में कुछ लागत लगाई होगी, यानी कि इनकी कुछ कॉस्ट आई होगी। और उस कॉस्ट को लगाने के बाद जैसे किसान ने क्या किया होगा, सबसे पहले बीज लाया होगा, फिर उसके पहले खेत की जुताई की होगी, जुताई करने के बाद बीज लाया होगा, पानी भरा होगा उसमें, यानी सिंचाई की होगी। उसके बाद उसमें क्या किया, उसमें कुछ जो भी घास वगैरह हो जाते हैं उनके भी साफ सफाई करना, इन सब चीज़ों को वो किया। करने के बाद वो क्या किया, गेहूं पका, गेहूं पकने के बाद फिर वो कुछ ना कुछ एम्प्लॉई यानी कुछ ना कुछ श्रमिक को लगाया होगा जिससे वो गेहूं कटा होगा, फिर उसकी पिटाई की गई होगी, तब जाकर के अंत में आपका गेहूं निकला होगा। तो इसके पहले यानी गेहूं ये 100 रुपये का जो आपको दिख रहा है, इसके पहले बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप किसान ने किया हुआ है, उसके बाद आपका गेहूं ये बना होगा। तो जो किसान ने जितनी भी लागत लगा करके इस गेहूं को बनाया है, इस गेहूं को पैदा किया है, वो आपका मान लीजिए फिलहाल के लिए यहाँ पर किसान ने 0 रुपये से स्टार्ट किया और ये 100 रुपये के गेहूं बनाया, यानी यहाँ पर किसान ने कितने रुपए का गेहूं प्रोडक्शन किया है, 100 रुपये के बराबर। यानी किसान ने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया और 100 रुपये के बराबर गेहूं का अगर प्रोडक्शन किया है, तो इसका मतलब है किसान ने कहीं ना कहीं 100 रुपये के बराबर यहाँ पर इनकी यहाँ पे वैल्यू को ऐड किया है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर 50 रुपये से ये 500 रुपये का ब्रेड बनाया है बेकरी वालों ने, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड किया है, 50 से 500 बना है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया है। तो 50 से 500 होने का मतलब है कि कितना वैल्यू ऐड किया है, 450 रुपये, 450 रुपये यहाँ पे वैल्यू को ऐड किया है।
उसके बाद यानी यहाँ पर 2 और 300 रुपये ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आगे फर्दर क्या हुआ, 200 से 1000 का रेस्टोरेंट वालों ने सैंडविच बनाया है, तो इसका मतलब यहाँ भी वैल्यू को कुछ ना कुछ ऐड किया है। 200 से 1000 का बनाया यानी 800 रुपये वैल्यू ऐड किया है, ठीक है। इसीलिए चूंकि वैल्यू को इसमें ऐड करके बनाया गया है, इसलिए प्रोडक्ट जो मेथड होता है इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। और अभी आपको जीबीए समझना है, ये आपका जीबीए समझ में आ जाएगा। जीबीए का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी आप जो है कितना सभी वस्तुओं में वैल्यू को ऐड कर रहे हो। यहाँ पर आपने 0 से 100 यानी 100 रुपये को वैल्यू ऐड किया, यानी 50 से 500 हुआ 450 रुपये आपने यहाँ पर वैल्यू को ऐड किया है। और यहाँ पर 200 से 1000 यानी यहाँ पर भी आपने 800 रुपये का वैल्यू एडिशन किया हुआ है। आपका जीबीए और आपका जीडीपी दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम ही होगा। हाँ, अंतर इतना है कि आपको जीबीए जो है वो आपकी सप्लाई साइड की बात करता है, यानी आप सप्लाई कितना करते हैं, कितनी मात्रा में आप क्या क्या चीज़ लगा के बना रहे हैं। 50 रुपये से अगर 500 रुपये का ब्रेड बनाया है बेकरी वालों ने, तो इसका मतलब है बहुत सारे एम्प्लॉय को लगाया होगा, बहुत सारे कर्मचारी को लगाया होगा, तब जाकर के आपका ब्रेड बना होगा। और उसमें बहुत सारे तेल या फिर जो भी इसमें लगते हैं ब्रेड बनाने में, वो सब लगाया होगा। और यहाँ पर 200 रुपये के ब्रेड से 1000 रुपये का सैंडविच बनाने में रेस्टोरेंट वाले ने भी खर्चा लगाया है, तब जाकर के आपका 800 रुपये का यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐड करने पर वैल्यू को ऐड किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई साइड की बात करता है कि सप्लाई को किया है कहीं ना कहीं पीछे से, तब जाकर के आपको फाइनल गुड्स मिला हुआ है। तो जीबीए आपका यही बताता है। ये 100 रुपये का यहाँ, 450 यहाँ और 800 रुपये का यहाँ, ये आपका वैल्यू ऐड किया है। अब इसी को अगर हम जोड़ लेंगे तो आपका जीबीए निकल आएगा। ये आपका क्या निकल आएगा, जीबीए। चलिए जोड़ के देखते हैं। 100 रुपये ये प्लस 450 रुपये ये और प्लस 800 रुपये ये, तो इस हिसाब से आपका जीबीए निकल आता है। यानी 100 रुपये ये हो जाएगा आपका 1350 रुपये। जहाँ पर आप देख रहे थे, आप जीडीपी भी 1350 रुपये के बराबर यहाँ पर निकाले हुए हैं। जीडीपी और जीबीए दोनों आपका निकल रहा है, बशर्ते जो आपका जीडीपी होता है ये आपकी डिमांड साइड की बात करता है, और जो आपका जीबीए है ये आपकी सप्लाई साइड की बात करता है। और सप्लाई साइड की बात करता है, इसका मतलब है कि किसान ने जो भी किसी भी प्रोडक्ट को बना रहा है उसमें कितना वैल्यू को ऐड किया है, ये आपका जीबीए बताता है। लेकिन डायरेक्टली जो मार्केट में सेल होने के लिए आई है वो आपका जीडीपी बताता है। जैसे मान लीजिए फिलहाल के लिए कि अगर मार्केट में आपके टोटल, मान लीजिए कि फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 रुपये के यानी 50 जो है ये वस्तुएं समूहों का निर्माण हो रहा है, और एक वस्तु मान लीजिए कि एक 50 रुपये 50 जो है आपका वस्तु बन रहा है, और एक वस्तु की प्राइस 2 रुपये है। तो इस हिसाब से आपका जो जीडीपी निकल के आएगा वो आपकी हो जाएगी 100 रुपये, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 50 रुपये की आपकी 50 जो है वस्तु आपकी बनाई गई और एक वस्तु की कीमत 2 रुपये है, तो आपका जीडीपी 100 रुपये बराबर होगी। लेकिन अगर बड़े पैमाने की बात करें, किसी इंडिया की जीडीपी अगर निकालनी हो, तो इंडिया यानी वित्तीय वर्ष में उस देश में जितनी भी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहे हैं और उनकी कीमत क्या क्या है, उस कीमत से गुणा कर देंगे तो आपका जीडीपी निकल आएगा मार्केट प्राइस पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मार्केट प्राइस क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। मार्केट प्राइस मतलब एमपी, मार्केट प्राइस का मतलब एमपी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी प्रोड्यूसर ने, किसी भी उत्पादककर्ता ने क्या किया, 5 रुपये का पेन बनाया, यानी पेन की जो कीमत है, पेन की जो कॉस्ट आई है लगाने में, यानी पेन को बनाने में कितना रुपया आया, 5 रुपये आया। लेकिन जब ये मार्केट में जाएगी तो मार्केट में जाने पर इसमें क्या होगा, महंगाई दर ऐड हो जाएगी, गवर्नमेंट इस पर कुछ टैक्सेस लगाएगी। तो मान लीजिए कि महंगाई दर इसमें जुड़ गई और गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया वो सब जुड़ करके फिलहाल के लिए 7 रुपये की आ गई। अब यही जो मार्केट में बिकेगी 7 रुपये, यही आपका मार्केट प्राइस हो जाता है, मार्केट प्राइस हो जाता है ये आपका, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको जीडीपी का जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ इसी के जस्ट आगे, यानी एनडीपी की बात करने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।